नमस्कार। मैं राजीव और आप देख रहे हैं एसआरएम एजुकेट, एक पहल प्रयास से सफलता पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि हमारा एसआरएम एजुकेट चैनल मोनेटाइज हो चुका है। ये आप लोगों के प्यार और स्नेह की ही देन है कि आज हम लोग इस कगार पे खड़े हुए हैं। हमारा चैनल दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस कर रहा है और आप लोग इसी प्रकार अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। बहुत दिनों बाद आपसे मैं बाई फेस मुखातिब हो पाया हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ समस्याएं थी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस, जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरा विश्व जूझ रहा है। हमारी कॉलोनी में भी कई सारे केसेस निकले थे, जिस वजह से थोड़ी समस्या हो रही है। तो ये तब तक हम लोगों ने दोस्तों स्टूडियो बना लिया है, ऐसे ही रूम में बनाया है। तो हो सकता है लाइटिंग वगैरह थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हों, लेकिन बहुत जल्द 1-2 दिन में आप लोगों को पूरा सेम वैसा ही मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। और इसमें दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। अब भारत के सामान्य परिचय में हम लोगों को देखना क्या है कि भारत की दिशा स्थिति क्या है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों इसमें देखेंगे स्थिति के बारे में, उसके बाद हम इसके पड़ोसी देश देखेंगे, और इन पड़ोसी देशों से विवाद देखेंगे कि क्या क्या विवाद हैं। में भी हो सकता है एक उसमें पूरा ना हो, तो इसके 2 पार्ट बनेंगे, लेकिन आपको संपूर्ण दिया जाएगा, पूरा समग्र दिया जाएगा। तो दोस्तों, एक बार शुरू करने से पहले आप लोगों से बस यही अनुरोध है कि हमारी फीस आप लोग जमा कर दें। बस फीस वही है, आपको लाइक और शेयर करना है। आपके जितने भी यार दोस्त, भाई बंधु सब लोग हैं, उनको बुला लीजिए और शुरू करते हैं आज का अपना भारत के बारे में परिचय। चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? स्थिति पढ़ने वाले हैं, भारत के पड़ोसी देश पढ़ने वाले हैं, और भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित विवाद पढ़ने वाले हैं। तो जरा डाल देते हैं यहाँ इंडियन ज्योग्राफी। मैं जानता हूं दोस्तों, एक बार फिर बता रहा हूं आप लोगों को, हो सकता है मे भी कुछ लाइट्स वगैरह की प्रॉब्लम हो, तो आज ऐसे ही बस लगा लिया गया है। 1-2 दिन में आपको ये भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे साफ जो आपको बोर्ड पे लिखा है वो क्लियर दिखाई दे रहा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब सबसे पहले देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। भारत की स्थिति, भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की स्थिति जानने से पहले देखते हैं दोस्तों कि हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी थी, मान लिया ये हमारी पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों की एक बैठक हुई। उसमें कहा गया, अब किसी के पास इतना बड़ा मीटर नहीं था कि पूरी पृथ्वी को नापा जा सके या कुछ किया जा सके स्केल वगैरह से। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस पे कुछ प्राकृतिक काल्पनिक रेखाएं खींची। क्या खींची दोस्तों? काल्पनिक रेखाएं खींची। और ये काल्पनिक रेखाएं 2 थी, एक को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है और एक को लैटिट्यूड। कई लोगों का यही क्लियर नहीं होगा कि लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं और लैटिट्यूड किसे कहते हैं, अक्षांश किसे कहते हैं और देशांतर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों लैटिट्यूड की। पृथ्वी को बीचों बीच से एक लाइन खींची गई। अब अगर कहा जाए कि या ये लाइन जो है क्या पृथ्वी के बीचों बीच से है,
तो नहीं दोस्तों, ये पृथ्वी के बीचों बीच से नहीं है, पृथ्वी के ऊपर वाले सरफेस पर है। जैसे मान लिया ये गेंद है तो इसके ऊपर से ये जो लाइन खींची हुई है ये एक काल्पनिक लाइन है, कोई ऐसी लाइन नहीं है आप खुदी हुई आपको नहीं मिलेगी यहाँ पर, तो ये एक प्रकार की काल्पनिक लाइन है। तो ये लाइन खींची गई बीचों बीच में पृथ्वी के सरफेस पर, काल्पनिक लाइन बनाई गई, मतलब ग्लोब पर बनाई गई। किस पर बनाई गई? ग्लोब पर। और इस रेखा को कहा गया 0 डिग्री, या इसी को कहा जाता है विषुवत रेखा, या इसी को कहा जाता है इक्वेटर। इसके 3 नाम हैं। क्या नाम है दोस्तों? 0 डिग्री, विषुवत रेखा और इक्वेटर, ये 3 नाम हैं। अब देखिए, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो पृथ्वी 2 भाग में बटी। किस किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। इन 2 गोलार्धों में बटी। 0 डिग्री के ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री के नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। और ऐसी जो लाइनें, ढेर सारी लाइनें खींची गई, इनको कहा गया क्षैतिज रेखाएं, देशांतर रेखाएं, लैटिट्यूड यानी अक्षांश, देशांतर नहीं दोस्तों, अक्षांश। अक्षांश रेखा जो अक्ष पर बिछी हुई होती हैं उन्हें अक्षांश रेखा कहा जाता है। ऐसे ही आपकी यहां पर एक रेखा है जिसका नाम है कर्क रेखा, और यहां पर एक रेखा है जिसका नाम है मकर रेखा। कर्क रेखा कितनी है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये कितनी है? 23.5 डिग्री साउथ। अब ये 23.5 डिग्री क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ मान लिया कि ये एक केंद्र बिंदु है बीच से जो 23.5 डिग्री का एंगल बनाता है, और इधर से ये 23.5 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये दोनों पॉइंट आपस में मिला दिया और ये बन गया क्या? 23.5 डिग्री। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा सा बनता है कि 23.5 ही क्यों? 22 डिग्री, 20 डिग्री, 21 डिग्री लिया गया, तो यहाँ पर 23.5 ही क्यों लिया गया? तो 23.5 डिग्री लगभग इसलिए लिया गया दोस्तों क्योंकि 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक ही सूर्य की रेखाएं लंबवत पृथ्वी पर पड़ती हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक। तो ये दोनों 3 जो महान अक्षांश रेखाएं दिख रही हैं, इनको क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड। आप ऐसे समझिए, इन्हें अक्षांश भी कहा जाता है। इसका ट्रिक आप समझ लीजिए, जो लेटी हुई हो वो क्या होंगी? लैटिट्यूड। यानी जो ऐसी ऐसी रेखाएं हैं वो क्या कहलाएंगी? अक्षांश कहलाएंगी। तो इसको कहा गया कर्क रेखा, इसको कहा गया मकर रेखा, और इसको कहा गया विषुवत रेखा। ये चीज आपके समझ में आ गई होगी कि 0 डिग्री के ऊपर उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री के नीचे दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आ गई हो तो जल्दी से कमेंट करके आप लोग बता दीजिए कि हाँ समझ में आ गई है। वैसे कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है बहुत ज्यादा बड़ा कि इसमें समझने में आपको कोई दिक्कत हो रही हो। अब अगर देखा जाए तो भारत कहां पर है, तो आपको पता है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में। मान लीजिए भारत की स्थिति लगभग कुछ ऐसी है, यहां पर हमारा भारत है। अब इसके बाद क्या किया? एक लैटिट्यूड रेखाएं खींची। लैटिट्यूड हो गया, एक लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है देशांतर, जो लंबी लंबी हो ऐसी। ये कौन सी रेखाएं कहलाएंगी? देशांतर रेखाएं कहलाएंगी। इनसे देशों का अंतर पता चलेगा हमें कि इस लॉन्गिट्यूड पर ये देश है, इस लॉन्गिट्यूड पर ये देश है। तो जो यहां से ऐसे करके खींची गई, इसके इधर पूर्वी गोलार्ध और इसके इधर पश्चिमी गोलार्ध।
दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। 0 डिग्री के ऊपर उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री के नीचे दक्षिणी गोलार्ध, और इधर ये 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड खींची गई तो उसके इधर पूर्वी गोलार्ध और इसके उधर पश्चिमी गोलार्ध। अब भारत अगर देखा जाए तो ये किस में आ रहा है, पूर्वी गोलार्ध में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भारत की जो स्थिति हुई उत्तरी पूर्वी गोलार्ध किसमें हो गई दोस्तों? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति हो गई। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और चाहे तो आप नोट करते जाएं साथ में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पेन कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए और साथ में नोट करते जाइए। तो दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची गई, एक क्षैतिज रेखा और एक लंबवत रेखा। एक को लैटिट्यूड कहा गया और एक को लॉन्गिट्यूड कहा गया। इतना आपके समझ में आ गया होगा। तो भारत की स्थिति कहाँ हुई दोस्तों? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध भारत की स्थिति हुई। अब आइए देखते हैं। अब भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो गई। चलिए भारत का नक्शा बना लेते हैं हम लोग। ये लगभग कुछ आपके भारत की स्थिति हो गई। बहुत दिनों बाद मैंने भी मार्कर उठाया है तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, मैं बनाऊं, लेकिन तब भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये भारत है। अब भारत की हम लोगों ने स्थिति समझी दोस्तों, क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। क्या है स्थिति? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हमारे भारत की स्थिति है। अब इसको अक्षांश और देशांतरों में बांटा गया। किसमें बांटा गया दोस्तों? अक्षांश और देशांतरों में बांटा गया। तो ये है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु और यहां पर पड़ता है भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु। ये उत्तरतम बिंदु और ये दक्षिणतम बिंदु। तो ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध। कहां से कहां तक दोस्तों? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, इधर लिख लेते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। ये है क्या? उत्तरी गोलार्ध। और अगर पूर्वी गोलार्ध की बात करी जाए कि पूर्वी गोलार्ध में भारत कहां पर है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके, ये सबसे पश्चिमी बिंदु है और ये सबसे पूर्वी बिंदु है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री और 25 मिनट, ये आपका पूर्वी गोलार्ध में आता है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। ये भारत की क्या है? अक्षांश और देशांतरीय स्थिति है भारत की। ये आपको याद रखनी है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध तक, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी गोलार्ध तक। तो अब इसके स्थिति है भारत की। अब अगर पूछा जाए कि उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु और दक्षिणी बिंदु भारत के कौन कौन से हैं, तो इसको जल्दी से पहले नोट कर लीजिए। उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। और पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। आप देखिए, ये जो दक्षिणतम बिंदु है, तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु होगा वो होगा दोस्तों केप कैमोरेन। कौन सा होगा दोस्तों? केप कैमोरेन। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमि का। उत्तरी बिंदु कौन सा होगा भारत का? तो ये होगा दोस्तों इंदिरा कॉल।
उत्तरी बिंदु कौन सा है दोस्तों? इंदिरा कॉल। पश्चिमी बिंदु अगर भारत का पूछा जाए तो गोर मोता, ये गुजरात में पड़ता है आपका गोर मोता। और पूर्वी बिंदु अगर पूछा जाए तो किबुथु। ये भारत का पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है दोस्तों? केप कैमोरेन। उत्तरतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो गोरमोता। और पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश में किबुथु। ये चारों बिंदु हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे अंडमान निकोबार आता है आपका। अंडमान निकोबार में लास्ट पॉइंट आता है इंदिरा पॉइंट। ये 6 डिग्री 4 मिनट, ये आपका ये है आपका दक्षिणतम बिंदु, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु केप कैमोरेन। और वैसे अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो दक्षिणतम बिंदु होगा 6 डिग्री 4 मिनट। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। तो अब चर्चा हो गई दोस्तों हमारे भारत की पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बिंदुओं की चर्चा हो गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई और पश्चिम से पूर्व लंबाई कितनी है। तो ये है दोस्तों 32-14 और ये है 29-33। लगभग चतुर्भुज की तरह है भारत की स्थिति। उत्तर से दक्षिण 32-14 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 29-33 किलोमीटर। ये आप लोगों की क्या हो गई? भारत की उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर लंबाई, पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व लंबाई 29-33। अब इससे आने वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। भारत का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार क्या क्या होगा? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, उसके बाद 37 डिग्री 7 मिनट तक, उसके बाद पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति क्या है? तो 37 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक इसकी क्या होगी? भारत की स्थितियां होंगी। तो ये अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति हो गई। अब भारत का उत्तरतम बिंदु क्या होगा? तो इंदिरा कॉल। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या होगा? तो इंदिरा पॉइंट। और मुख्य भूमि का अगर दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो केप कैमोरेन। भारत का अगर पश्चिमी बिंदु पूछा जाए तो गोरमोता। और अगर भारत का पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो किबुथु। उसके बाद उत्तर से दक्षिण लंबाई 32-14 और पूर्व से पश्चिम लंबाई 29-33। ये आपके हो गए भारत के कुछ प्रमुख जानकारियां। अब देख लेते हैं इनके पड़ोसी देशों के बारे में। आज क्लास बहुत ज्यादा लंबी नहीं करेंगे क्योंकि बहुत दिन बाद दोस्तों हम लोग मिले हैं और अभी तक मैं आपको क्लासेस ऑफलाइन उपलब्ध करा पाता था, मतलब ऑन कैमरा नहीं आ पाता था, वॉइस ओवर मैं आपको देता था। बहुत जल्द स्टूडियो अपने पुराने रूप में आ जाएगा तो फिर हम लोग अपने उसी रंग में रंग जाएंगे और जैसे डेली क्लासेस होती थी उसी प्रकार से डेली क्लासेस आप लोगों की हुआ करेंगी। चलिए आइए, तो आइए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में देख लेते हैं।
यहां पर हमारा एक पड़ोसी देश है दोस्तों जिसका नाम है नेपाल। इसके ऊपर एक देश पड़ता है जिसका नाम है चाइना। यहां पर है भूटान, BHU लिख देते हैं। यहां पर है बांग्लादेश, BNG लिख देते हैं। यहां पर है पाकिस्तान, यहां पर समुद्र तट से लगा हुआ है श्रीलंका, यहां पर है म्यांमार, और यहां से हमारा देश छूता है एक अफगानिस्तान। ये हमारे प्रमुख पड़ोसी देश हैं जिनके बारे में दोस्तों हमें क्या करना है, पढ़ना है। ये कुछ देश हैं हमारे जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो आज हम लोग सबसे पहला अपना देश, पड़ोसी देश पढ़ेंगे, पाकिस्तान। जल्दी से सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए पाकिस्तान। इसको मिटा देता हूं। ये आपको देश हमने दिखा दिए, पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, पाकिस्तान के बारे में। आइए तो पाकिस्तान के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पाकिस्तान से अगर हम लोग देखें दोस्तों कि सीमा कितनी साझा होती है, तो 33-23 किलोमीटर लंबी सीमा साझा होती है पाकिस्तान से। कितने किलोमीटर लंबी सीमा है दोस्तों? 33-23 किलोमीटर। अब अगर कहा जाए कितने राज्यों की सीमा लगती है, कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो दोस्तों इसमें आपका सबसे पहले आ जाता है गुजरात। गुजरात के बाद आपका आ जाएगा राजस्थान। राजस्थान के बाद, राजस्थान से जैसे ही ऊपर आप लोग चलेंगे तो पंजाब। पंजाब से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको लद्दाख, और लद्दाख के ऊपर आपका पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर। ये नए मैप के अनुसार है। अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो ये ऐसे करके इधर वाले मैप से ही हमें मतलब होगा। तो यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर। तो ये पांच राज्यों की सीमा किससे स्पर्श करती है दोस्तों? तो हमारी पाकिस्तान से स्पर्श करती है। और कितनी लंबी सीमा है? तो 33-23 किलोमीटर सीमा है। और 33-23 किलोमीटर सीमा, और 5 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ये 5 राज्य पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। अब आइए देख लेते हैं पाकिस्तान के साथ विवाद क्या क्या है हमारा। तो विवाद हेडिंग डाल लीजिए, और बहुत ही सरल भाषा में आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो पाकिस्तान के साथ विवाद। पाकिस्तान के साथ सबसे पहला विवाद जो है हमारा, देखिए इसको सर क्रीक कहा जाता है। सर क्रीक, सर क्रीक विवाद है एक। सर क्रीक विवाद किसके किसके बीच में है? तो यहाँ पे छोटा सा हम लोग भारत पाकिस्तान का मैप बना लेते हैं। तो हम लोगों को इतने मैप से ही मतलब है दोस्तों। ये गुजरात वाला हिस्सा है, यहाँ पे लगभग 96 किलोमीटर लंबा
96 किलोमीटर लंबा एक स्थान पड़ता है जिसको सरक्रीक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरक्रीक कहा जाता है। और ये एक दलदली क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? दलदली क्षेत्र है। ये एक दलदली क्षेत्र है। अब इसमें विवाद क्या है दोस्तों? तो देखिए, सबसे पहले जब यहां पर हमारे यहां अंग्रेज थे तो इधर हमारे यहां पड़ता है सिंध, पाकिस्तान का क्षेत्र है क्या? सिंध। और यहां पर सरक्रीक, और यहां पर पड़ता है भारत। ये भारत, फिर सरक्रीक और उसके बाद सिंध। तो जो अंग्रेज यहाँ शासन किया करते थे वो कहते थे कि भैया ये वाला हिस्सा, सरक्रीक वाला हिस्सा यहाँ तक हमारा शासन रहेगा। और उसके बाद भारत वाले जो लोग थे यहाँ पर अंग्रेज थे वो कहते थे कि भैया ऐसा है, ये सरक्रीक वाला हिस्सा यहाँ तक हमारा है। अब इसमें विवाद क्यों उत्पन्न हुआ? जब भारत पाकिस्तान आजाद हुए 1947 में भारत और पाकिस्तान नामक दो देश बने, भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना। तो यहाँ पर भारत ने बाद में चल के कहा, अब यहाँ पर समस्या क्या हुई, इसका विवाद क्यों उत्पन्न हुआ? तो ये समुद्र से सटा हुआ क्षेत्र है, सिंधु नदी के मुहाने के आसपास का क्षेत्र है। तो ये समुद्र के जब आसपास का क्षेत्र है तो यहाँ पर नमक, मछली और खनिज तेल इन सब की बहुतायत पाई जाती है। इस वजह से भारत चाहता था कि ये सरक्रीक वाला हिस्सा हमें मिले और पाकिस्तान चाहता था कि ये सरक्रीक वाला हिस्सा पाकिस्तान को प्राप्त हो। तो इस वजह से इन दोनों देशों में आपस में क्या हुआ दोस्तों? विवाद हुआ। अब क्या हुआ? साथ में बने रहिएगा। आपको जो चीज समझ में ना आए कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। मैं आपका कमेंट बॉक्स पे कमेंट चेक करता रहूंगा और आपका साथ में जवाब भी देता रहूंगा। तो वैसे कोई भी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बहुत ही आराम से, बहुत इत्मीनान से समझाता चला जा रहा हूं। अगर बातें समझ में आ रही हो तो एक बार यस सर लिख के कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। आप लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया मिलती रहेगी तो पढ़ाने में भी मजा आता है दोस्तों। तो सरक्रीक लगभग 96 किलोमीटर लंबा स्थान है। आजादी के बाद दोनों देशों के बीच आया। तो ये सरक्रीक विवाद किसके किसके बीच में है? तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। किसके किसके बीच में है दोस्तों? तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। 96 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये नमक, मछली और खनिज तेल, क्रूड ऑयल्स के लिए प्रसिद्ध है, मिनरल ऑयल्स के लिए प्रसिद्ध है। अब बाद में भारत ने क्या कहा कि भैया ऐसा है, बीच में एक लाइन खींच लो, तो आधा सरक्रीक तुम्हारा और आधा सरक्रीक हमारा। तो ये सरक्रीक विवाद निपटा जाकर। तो ये सबसे पहला विवाद था कौन सा? भारत और पाकिस्तान के बीच का सरक्रीक विवाद। चलिए आइए इसके आगे बढ़ते हैं। चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए इसके आगे नेक्स्ट विवाद देखते हैं पाकिस्तान के साथ। सबसे ज्यादा हमारे विवाद पाकिस्तान के साथ ही हैं। जस्ट इससे ऊपर बढ़ेंगे तो एक क्षेत्र आता है कच्छ का रण। क्या आता है दोस्तों? कच्छ का रण गुजरात में पड़ता है, आप सभी लोगों को पता होगा। कच्छ का रण, इसको इंग्लिश में कहा जाता है रन ऑफ कच्छ। कच्छ का रण, ये कच्छ का रण वाला क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है? ये कच्छ का रण है और हल्का सा यहाँ पे कच्छ का रण है। दो हैं, ग्रेट रन ऑफ कच्छ और लिटिल रन ऑफ कच्छ। दो कच्छ पड़ते हैं, ऊपर बड़ा वाला कच्छ है और नीचे छोटा वाला कच्छ है। तो ये दो रन ऑफ कच्छ। यहाँ पर क्या हुआ? आजादी के बाद दोस्तों भारत और पाकिस्तान जब अलग हुए तो इसका जो निर्माण हुआ, ये समुद्री जल के भराव के कारण इसका निर्माण हुआ। किसके कारण इसका निर्माण हुआ दोस्तों? समुद्री जल के भराव के कारण। ये समुद्र के पास है यहाँ पर, जैसा आपको पता होगा। यहाँ पर खाड़ी है, कौन सी खाड़ी है? जल्दी से आप लोग समय कमेंट करके बताएं। और यहाँ पर समुद्र जो है वो कौन सा समुद्र है?
तो यहाँ पर अरब सागर है और खाड़ी जल्दी से आप लोग बताएं, खंभात की खाड़ी है यहाँ पर। चलिए, तो ये समुद्र से सटा हुआ स्थान है, तो समुद्री लहरें जब अंदर आती हैं तो ये पानी यहाँ पर भर जाता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, दलदली क्षेत्र है। लेकिन पाकिस्तान इस पर रोना शुरू हुआ कि कच्छ वाला जो हिस्सा है वो मेरा है। जैसा अभी हाल फिलहाल में आपने 15-20 दिन पहले देखा होगा कि जूनागढ़ वाले क्षेत्र पे पाकिस्तान ने अपना अधिकार जमाने की कोशिश करी। अपने मैप में दिखाया उसने कि जूनागढ़ हमारा क्षेत्र है, उस पर हमारा अधिकार है। तो ऐसे ही पाकिस्तान ने कच्छ के रण पे राग अलापा और यूएन पहुंचा। कहाँ पहुंचा, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस के पास पहुंचा और उसने कहा कि सर आपके रूल एंड रेगुलेशंस के अनुसार किन्हीं भी दो देशों के बीच में अगर कोई झील या नदी होती है, जैसे सिंधु नदी आपने देखा है, सिंधु नदी का जल भारत और पाकिस्तान दोनों प्रयोग करते हैं। सिंधु नदी जल विवाद पे आपको अलग से एक वीडियो बना के दूंगा। अगर आपको सिंधु नदी जल विवाद के बारे में जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। पूरा सिंधु नदी जल विवाद आपको अलग से मैं बना के दूंगा। और वैसे आप हमारा सिंधु नदी वाला चैप्टर खोल के देख सकते हैं, वहां पर आपको मिल सकते हैं। बाकी के ज्योग्राफी के वीडियो, नदियों के वीडियोस जिन्हें देखने हो वो इंडियन ज्योग्राफी विद राजीव मिश्रा प्लेलिस्ट में जाकर हमारे वीडियोस देख सकते हैं। तो यूएन में जाके इन्होंने कहा कि भैया जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज पर, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो झीलें होती हैं, जो नदियां होती हैं, उनका प्रयोग दोनों देश आधा आधा करते हैं। तो ये भैया यहाँ पर झील है तो इसको क्या करिए आप आधा आधा बांट दीजिए, आधा हम प्रयोग करेंगे और आधा भारत प्रयोग करेगा। लेकिन भारत ने कहा, और वास्तविकता ये है कि ये झील नहीं है, ये दलदली क्षेत्र है। समुद्र का पानी बार बार अंदर और बाहर जाता रहता है, इस वजह से ये क्षेत्र दलदली हो गया है। तो भारत ने कहा कि ये भैया दलदली क्षेत्र है और झील नहीं है। पाकिस्तान कहता था कि ये झील है। तो ये कच्छ का रण का बना हुआ है। तो 1968 में 1968 में भारत ने कहा कि भैया ऐसा है, आप कच्छ के रण का 10% हिस्सा आप रख लो और 90% हिस्सा हम रखेंगे। 90% हिस्सा भारत के पास रहेगा और 20% हिस्सा पाकिस्तान के पास रहेगा। अब ये रो रहा था तो थोड़ा सा एक खिलौना पकड़ा दिया कि इनको अपना यूज कर रहे हैं। तो कच्छ के रण का 10% हिस्सा किसके पास है, पाकिस्तान के पास है, और 90% हिस्सा किसके पास है, भारत के पास है। तो ये था आपका कौन सा विवाद दोस्तों, कच्छ के रण का विवाद। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इसमें 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसका निपटारा कब हुआ, वर्ष 1968 में। और हाँ, इसका निपटारा यूएनओ ने नहीं किया था क्योंकि ये एक झील नहीं थी। अगर ये झील होती तो ये दोनों में आधी आधी बांट दी जाती। जैसे कि सिंधु नदी जल विवाद हुआ था तो उसका यूएन ने, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि ऊपर की 3 नदियों का पानी 80% पाकिस्तान यूज करेगा और नीचे की 3 नदियों का पानी 80% भारत यूज करेगा। 80-20 का रेशियो दिया गया था। तो अगर ये भी झील होती तो इसको भी 50-50 का देकर और निपटारा कर दिया जाता। लेकिन ये झील नहीं थी, ये आपसी समझौते के कारण ये निपटा। तो भारत ने कहा कि भैया 10% आप यूज करोगे और 90% हम यूज करेंगे। और आज भी 90% हिस्सा कच्छ के रण का भारत प्रयोग करता है। यहां पर भी मछली, नमक सबसे ज्यादा होता है और मिनरल ऑयल। ये क्षेत्र भी इन 3 चीजों के लिए, जिसमें से सबसे ज्यादा प्रमुख है आपका नमक। और यहाँ पर नमक होता है और नमक सफेद कलर का होता है, इसीलिए इसको कच्छ के रण को व्हाइट डेजर्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्हाइट डेजर्ट भी कहा जाता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बता दीजिए सभी लोग, क्या समझ में आ गया। समझ में आ गया होगा तो जल्दी से हाँ कर दीजिए, कमेंट में लिख के बता दीजिए कि हाँ समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना। अब डाल लीजिए पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। पीओके
इसमें आपको बड़ा सा भारत का नक्शा बनाना पड़ेगा। पीओके, इसको कहा जाता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर। 1948 में क्या हुआ, पाकिस्तान के कबीलाई जनसंख्याओं ने, कबीलाई लोगों ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया और भारत का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तानियों ने कब्जा लिया और इस हिस्से को ही कहा गया क्या, पीओके। अब यहां पर पड़ोस में है सियाचिन ग्लेशियर। अभी इसके बाद जस्ट बाद सियाचिन आपको समझाएंगे। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा क्या कहलाती है, तो रेड क्लिफ कहलाती है। क्या कहलाती है, रेड क्लिफ कहलाती है। किसके किसके बीच में है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। सीमा का क्या नाम है दोस्तों, तो रेड क्लिफ। एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था रेड क्लिफ। तो ये रेड क्लिफ जो थी वो यहां से लेकर ऐसे ऐसे करके लेकर और ये यहां तक आई हुई थी। कहां तक आई थी दोस्तों, तो ये यहां तक आई थी। इसको कहा गया क्या, रेड क्लिफ रेखा कहा गया। तो किसके किसके बीच में है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर वाला जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ है। वर्ष 1948 में पाकिस्तान की कबीलाई जनसंख्या द्वारा काफी संख्या के लोग, लगभग 1 से 1.5 लाख लोग यहाँ पर आके और आक्रमण किया था और यहाँ के लोगों को मार के भगा दिया। यहाँ के राजा जयसिंह थे, वो मार के वो जम्मू कश्मीर में भाग के आए। उसके बाद नेहरू जी से गुहार लगाई, फिर यहाँ पर ये मामला यूएन में गया। यूएन के बाद यूएन ने कहा कि जो जहां है वो वहीं रुक जाए। तो यहाँ पर बनी हमारी एलओसी। क्या बनी, एलओसी। ये लाइन जो कहलाई, इसके इधर भारत और इसके उधर पाकिस्तान इन्होंने कर दिया और यही पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेने की बात हमारी वर्तमान सरकार कर रही है कि ये हमें एलओसी वाला भाग भी हमें ही चाहिए, क्योंकि ये हमारा ही हिस्सा था और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, ये हमारा ही हिस्सा है हकीकत में। तो ये एलओसी है जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, नियंत्रण रेखा। क्या कहा जाता है हिंदी में, नियंत्रण रेखा, और इंग्लिश में लाइन ऑफ कंट्रोल। एक मूवी भी देखी होगी आपने, एलओसी, वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ही ऊपर बनी हुई है एलओसी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का नाम क्या है दोस्तों, रेड क्लिफ। पीओके का फुल फॉर्म क्या है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। अब इसके बाद आता है हमारा सियाचिन। सियाचिन में क्या हुआ, वर्ष 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर को भारत ने अपने कब्जे में लिया और ये आज भी भारत का हिस्सा है। ये सियाचिन जो ग्लेशियर है ये ट्राई जंक्शन है, इधर पाकिस्तान, इधर पर चाइना और इधर पर चाइना, और ये काफी ऊंचाई पर स्थित है, लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो यहां से हम दोनों देशों की गतिविधियां देख सकते हैं, इसलिए हमारे पास ये होना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये किस ऑपरेशन के द्वारा भारत में मिलाया गया, तो ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा भारत में मिलाया गया। जिसे भी ऑपरेशन मेघदूत के बारे में जानकारी चाहिए हो तो मैंने ऑपरेशन मेघदूत पर एक अलग से वीडियो बनाया है, आप हमारे वीडियोस में जाके देख सकते हैं। ऑपरेशन मेघदूत के बारे में मैंने बताया है, पूरी जानकारी, पूरी जानकारी आपको ऑपरेशन मेघदूत के बारे में मिलेगी। तो आइए, यहाँ पर क्या हुआ, 1947 में बंटवारे के बाद जब बंटवारा हुआ, फिर इस पे कब्जा हुआ, तो जो लाइन थी वो यहाँ तक बनाई गई थी दोस्तों। इस लाइन को कहा जाता है 1984 लाइन है। इस लाइन तक एलओसी बनाई गई। इसके बाद बहुत उबड़ खाबड़ था, पहाड़ वगैरह थे, तो ये लाइन क्लियर नहीं करी गई। पाकिस्तान अब ये एलओसी की लाइन जो बनाने लगा वो ऐसे बताने लगा, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, 1984 से पहले की घटना थी। जर्मनी के कुछ पर्वतारोही आए और उनको पाकिस्तान ने कहा कि आप ऐसा है, हमारी तरफ से सियाचिन ग्लेशियर घूमने जाइए,
पैसा लिया उनसे, तो उन्होंने पूछा क्या भारत तक जा सकते हैं हम लोग, तो बोले हाँ भारत तक क्या, वो मेरा ही है, भारत तक नहीं, आप वो हमारा ही हिस्सा है, आप वहां घूमने चाहिए। भारत को जब इस बारे में पता चला, अच्छा ये किया क्यों गया, जब आप सर्टिफिकेट देने लगेंगे, भारत पाकिस्तान सर्टिफिकेट देगा, तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि ये सियाचिन किसका हिस्सा हो गया, पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। इसीलिए तो पाकिस्तान इस पे क्या कर रहा है, सर्टिफिकेट दे रहा है पर्वतारोही के बारे में, पर्वतारोहियों को। तो इससे पहले पाकिस्तान ने जब शुरू किया, जब पता चला, तो भारत ने भी अपने पर्वतारोही यहाँ पर भेजना शुरू किए, और भारत ने कहा जाओ भाई सियाचिन घूम के आओ, देख के आओ, वहां के बर्फ बर्फ देख के आओ, मजा लेके आओ वहां पर। तो भारत ने भी जब ये शुरू किया, और पाकिस्तान फिर जब एट द लास्ट नहीं माना, तो भारत को ऑपरेशन मेघदूत चलाना पड़ा। इसमें मेजर थे कर्नल बी.एन. थापर, कर्नल थे बी.एन. थापर, इसके हीरो रहे, और कई सारे लोग थे, कर्नल कर्नल चक्रवर्ती थे, और कई सारे लोग थे ऑपरेशन मेघदूत के हीरोज थे, जो अभी एक नई किताब भी लिखी है इन्होंने, हीरोज द हीरोज ऑफ कारगिल, कारगिल के हीरोज। कल ही मैंने वीडियोस में, सॉरी परसों वीडियोस में मैंने उस किताब के बारे में चर्चा करी, बी.एन. थापर और उनकी बेटी नेहा थापर ने ये किताब लिखी है। तो सियाचिन वर्ष 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा भारत में मिलाया गया, और पाकिस्तान की तरफ से जो ऑपरेशन चलाया गया, इसको ऑपरेशन अबाबील कहा गया, अबाबील। इन्होंने ऑपरेशन अबाबील चलाया था, और भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन व्हाइट वॉश चलाया। तो ये था पाकिस्तान। अब वीडियो दोस्तों बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो एक देश हमारा निपट चुका है, पाकिस्तान। बाकी भारत की भौगोलिक स्थिति निपट चुकी है, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार निपट चुका है। एक पॉइंट रह गया था दोस्तों, आपको बताना भूल गया था, कि भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, क्या नेक्स्ट वीडियो इसके बारे में बनाना चाहिए। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे चाइना की, नेपाल की, भूटान की, पाकिस्तान की हो चुकी है, सॉरी बांग्लादेश की, यानी पूर्वी पाकिस्तान की, श्रीलंका की, और म्यांमार की। ये देश बचे हुए हैं, इनसे संबंधित विवाद बचे हुए हैं। पाकिस्तान से संबंधित सारे विवाद आपको करवा दिया। पहला विवाद सर क्रीक विवाद, दूसरा विवाद कच्छ का रण का विवाद, तीसरा विवाद पीओके वाला विवाद, और चौथा विवाद सियाचिन विवाद। पांचवा विवाद जो है इससे, वो सिंधु नदी जल विवाद है। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें प्रोवाइड कराऊंगा। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।